नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसेस बाय तरुण चैनल पर। अपनी यूपी पीसेस प्री की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लगाएंगे एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन कालीन इतिहास के टेस्ट संख्या 2 को। हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। अगर आपको टेस्ट थोड़े भी हेल्पफुल लगे ना तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज का टेस्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। एक में लिखा है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सभ्यता के लोगों द्वारा पशुओं की पूजा की जाती थी, सही बात। इस सभ्यता के लोग मात्र देवी की आराधना करते थे, ये भी बात सही है। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हो गए। अब देख लेते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। हड़प्पा नदी कौन सी नदी के किनारे थी? यह है हमारा रावी नदी यानी कि 2। मोहनजोदड़ो थी हमारी सिंधु नदी यानी कि 1। 2-1 ऑप्शन नंबर ए और बी में। अब देख लेते हैं लोथल, ये है हमारी भोगवा नदी यानी कि ऑप्शन नंबर 4। और धोलावीरा लूनी नदी गुजरात वाला। तो 2-1 फोर जीरो ऑप्शन नंबर ए। आगे देख लेते हैं 3 में लिखा है, वैदिक काल में निष्क मूल रूप से गले में पहना जाने वाला सोने का आभूषण था, सही बात। केवल महिलाओं द्वारा नहीं, ये पुरुष भी पहनते थे उस टाइम पर आभूषण। तो ये गलत हो गया यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ऊंटों से परिचित थे, सही बात। गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने हाथियों को पालतू पशु बनाया था, तो दोनों सही हो गए इसमें। असल में हाथी को पालतू पशु और घोड़े के रथ होने के प्रमाण नहीं मिले, पर घोड़े के जो अवशेष हैं उनके प्रमाण कहाँ से मिले था? हमारा सुरकोतड़ा कहाँ पर था भाई हमारे? ये है हमारा गुजरात में। ध्यान रखेंगे इस बात को, घोड़े के अवशेष मिले थे यहाँ से। आगे बढ़ते हैं, यह हड़प्पा स्थल सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। इसके दो अलग अलग क्षेत्र थे, एक को गढ़ दूसरे को निचले शहर के रूप में पहचाना जाता था। जो इसमें सार्वजनिक स्नानागार, तो भाई आंसर तो पता लग गया होगा, बड़े अन्न भंडार, यहाँ से पशुपति की मोहरें प्राप्त हुई। ये है मोहनजोदड़ो। अब थोड़ा मैप से देख लो, थोड़ा देखो यहाँ पे ऐसे करके सिंधु नदी ऐसे जा रही है ना पाकिस्तान में को, तो इस सिंधु नदी के यहाँ पर तो था हमारा दाहिनी तरफ हड़प्पा, और यहाँ पर था हमारा मोहनजोदड़ो। अब देखो हड़प्पा यहाँ है, मोहनजोदड़ो यहाँ है। और एक नवपाषाण काल का एक इस बहुत महत्वपूर्ण स्थल है मेहरगढ़, वो इन सब से अलग था यहाँ पर मेहरगढ़। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो ये हो गई ना हड़प्पा सभ्यता हमारे, ये सिंधु नदी होगी इसके दाहिने तरफ, और नीचे जाते हुए बाएं तरफ हमारी मोहनजोदड़ो, तो ये हो गई। अब देख लेते हैं 6 में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अब कालीबंगा कहाँ पर है? हमारा राजस्थान में। तो यहाँ से मिला है जोता हुआ क्षेत्र, मोहनजोदड़ो से पशुपति की मुहर, और बनावली से मिट्टी से बने हल, और धोलावीरा से मिले हैं जलाशयों की एक श्रृंखला पाई गई है। अब देखो इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। मान लो मोटा मोटी इंडिया का मैप आपने सुना होगा, सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी थी हमारे ऋग्वैदिक काल के टाइम पे, वो ऐसे करके ऐसे राजस्थान से जाती थी। तो कालीबंगा हमारा यहाँ पर है, बनावली हमारा यहाँ पर है। तो भाई जहाँ पर नदी होगी वहां पर तो खेत भी होंगे, तो यहाँ पर कालीबंगा हो गया, और जहाँ पर खेत होंगे वहां पे हल भी होंगे, तो ये हो गया हमारा बनावली, यहाँ से हल मिले मिट्टी के। तो ध्यान रखेंगे इस बात को, बनावली और कालीबंगा। और भाई जहाँ पर लास्ट में हमारी नदी गिरेगी जाकर, वहां छोटे 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 जलाशय भी होंगे, तो ये हमारा धोलावीरा हो गया गुजरात वाला क्षेत्र। तो इसको मैप के थ्रू हर मतलब जो स्थल दिए ना उनको मैप के थ्रू पढ़ो तो ज्यादा इजी रहेगा। तो इसका आंसर होगा 1 2 3 4। आगे देख लेते हैं, वैदिक सभ्यता के लोगों के पास निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान था जिसका सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में अभाव था? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को जिनकी जानकारी नहीं थी वो था हमारा लोहा और रक्षा हथियारों की ज्ञान, क्योंकि भाई वे शांति प्रिय थे, ना तो उनके हथियारों के बारे में पता उनको, ना लोहे के बारे में। जब लोहा आएगा तभी तो हथियार बनेंगे। वैदिक आर्य और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बीच अंतर बताना है। वैदिक आर्य स्वर्ण चांदी ताम्र लोहे से परिचित थे, सही बात, जबकि सिंधु घाटी के लोगों में लोहे का ज्ञान नहीं था, सही। हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार कृषि कार्यों में संलग्न थे, जबकि वैदिक आर्य युद्ध पशुपालन के कार्यों में संलग्न थे, क्योंकि भाई वैदिक काल में हमारा लोहे का एक तरीके से पता चल गया था, तो जब लोहा होगा तो युद्ध भी होंगे क्योंकि शस्त्र बनेंगे हमारे। तीसरे में दिया है, हड़प्पा सभ्यता के बर्तन चाक से बने होते थे, जबकि वैदिक आर्यों के बर्तनों को चित्रित ग्रेवेयर कहा जाता था, ये भी बात सही है। तो इसमें तीनों पॉइंट सही हो गए। आगे देख लेते हैं, 9 में लिखा है, हड़प्पा वासी साज सज्जा पर विशेष ध्यान देते थे, स्त्री पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे, सही बात। सिंधु सभ्यता के लोग सूती वस्त्रों का प्रयोग करते थे, केवल नहीं करते थे भाई, ऊनी वस्त्रों का भी करते थे, दोनों चीजों का करते थे, तो ये गलत हो गया। तीसरा दिया है, सैंधव सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय अधिक और शांति प्रिय कम थे, गलत हो गया ना ये भी, क्योंकि वे युद्ध प्रिय तो थे ही नहीं, शांति प्रिय लोग थे। तो इसको होगा ओनली 1 करेक्ट, सही पूछा था ना। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बनावली की खोज हमारी किसने की थी? ये की थी हमारी RS बिष्ट ने। धोलावीरा वीरा से देख लो जोशी यानी कि 4।
1-4 किसमें है भाई हमारा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया वैसे तो। मोहनजोदड़ो देख लो राखलदास बनर्जी, और लोथल हो गया हमारा एस.आर. राव यानी कि 2। धोलावीरा को देख लो ना, वीरों के अंदर जोश होता है, तो जेपी जोशी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में क्रमशः सबसे उत्तर और सबसे दक्षिण हड़प्पा स्थलों में से प्रतिनिधित्व करता है? यह है मांडा और दैमाबाद। अब देख लो भाई मैप के थ्रू, यहाँ पर मांडा था हमारा जम्मू कश्मीर में आसपास। ओके, यहाँ पे है हमारा सुतकांगेडोर पाकिस्तान में। फिर यहाँ पर है हमारा दैमाबाद महाराष्ट्र में। और जी फिर यहाँ पर है हमारा मेरठ में। कौन सा? आलमगीर। ये हो गया मेरठ में। तो चारों हो गए ना हमारे चतुष्कोण फलकीय आकृति बनाते हैं चारों हमारे। 12 में दिया है हड़प्पा सभ्यता में विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है उनके भवन के निर्माण में पक्की ईंटों के बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ। सही बात। शहरों में भूमिगत जल की निकासी प्रणाली उपस्थित थी। बिल्कुल सही भाई, आज के टाइम पे नहीं है इतनी अच्छी प्रणाली, उस टाइम पर थी। हड़प्पा शहरों में मंदिरों जैसी अनेक धार्मिक संरचनाएं मिली नहीं। भाई वे प्रकृति की पूजा करते थे, मंदिर की कोई वहां पे एक तरीके से नहीं मिली पहचान। तो 1 और 2। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ऋग्वेद हमारा ऐतरेय ब्राह्मण से रिलेटेड है। यजुर्वेद शतपथ, सामदेव पंचविश और अर्थवेद गोपथ, यानी कि 1 2 3 4। 14 में दिया है उत्तर वैदिक काल में कृषि गतिविधियों में पहले के समय की तुलना में काफी विस्तार हुआ। सही बात। लोहे के औजारों के आगमन से वैदिक लोगों को जंगलों को साफ करने और खेती के क्षेत्र में विस्तार करने में मदद मिली। दोनों बातें सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। जब लोहे के औजार आएंगे तो इंसान अपना एक क्षेत्र भी देखेगा, उसको साफ भी करेगा, आसपास की जगह जगह को खेती करेगा वहां पर। तो दोनों सही होगा इसमें। अगला देख लेते हैं 15। निम्नलिखित में से वैदिक ग्रंथ वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख किया गया, ये किया गया हमारा ऋग्वेद में। अब देख लेते हैं ऋग्वेद में हमारे सूक्त कितने हैं। सूक्त हैं हमारे 1028। मंत्र कितने हैं हमारे? 10,462 मंत्र। और इसका थर्ड तीसरे मंडल में इसके क्या है? सूर्य देवता के बारे में। और 9वें मंडल में क्या है? सोम देवता के बारे में। और एक 7वां मंडल भी है इसका, इसमें है जिसमें सुदाज जीते थे दशराज यज्ञ के बारे में। और 10वें में आपको बताई है वर्ण व्यवस्था एक तरीके से थी हमारी। तो ये इंपॉर्टेंट हो गए इसके मंडल, तीसरा, 7वां, 9वां और 10वां। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16। 16 में दिया है सूची 1 के मूल पाठ और सामग्री बताने हैं। तो संहिता में क्या है भाई? हमारे भजन है और मंत्र है। ब्राह्मण में हमारे हैं अनुष्ठान और बलिदान। आरण्यक वन संबंधी ग्रंथ होते हैं जो वनों में बैठकर गुरु द्वारा शिष्य को दिए जाते थे। उपनिषद में दार्शनिक शिक्षाएं होती थी। ये हो गया हमारा 1 2 3 4। 17 में दिया गया है लोथल हड़प्पा सभ्यता का भारत के शेष भाग में बीच व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। क्योंकि भाई ये गुजरात में हमारा बंदरगाह था ना, तो भाई जहाँ बंदरगाह होगा वहां से ऑटोमेटिकली हमारा व्यापार होएगा। तो पहले से ही लोथल से व्यापार के प्रमाणों में से एक फारसी खाड़ी मोहर, एक गोलाकार बटन मोहर के साक्ष्य मिलते हैं। सही बात है भाई। फारस हमारा उधर देख लो, मेसोपोटामिया फारस की खाड़ी वाला वो जो एरिया है मध्य एशिया वाला, तो वहां पर पूरा व्यापार होता था इस जगह से। लोथल स्थल यूनेस्को के विश्व धरोहर के स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। कब किया गया था भाई? ये 2014 में। तो इसमें तीनों कथन सही हो गए। 18 में दिया गया है वेदों की भलीभांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में महाकाव्यों का समय आता है। इसमें रामायण महाभारत 2 प्रमुख महाकाव्य होते हैं। तो ये भी सही होगी। पुराणों के रचयिता एवं संकलनकर्ता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। बिल्कुल सही बात है ये। तो इसमें तीनों सही हो गए। 19 में दिया गया है हड़प्पा सभ्यता के पतन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? सही वाले बताने हैं। प्रशासनिक शिथिलता भी थी, आर्यों का आक्रमण और जलवायु परिवर्तन, तीनों ही थे इसमें। तो भाई अब देख लो कथन कहे किस किसने थे। एक तो ये कथन तो कहा था व्हीलर ने और चाइल्ड, इन 2 लोगों ने बोला था। जलवायु परिवर्तन किसने बोला था भाई? ये थे हमारे इंडिया के अमलानंद घोष जी। अमलानंद घोष। भाई जो हमारी सरस्वती नदी धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही थी, और आपको पता होगा सिंधु घाटी के जो लोग थे हड़प्पा सभ्यता के, वे प्रॉपर नदी के आसपास नहीं रहते थे। मतलब ये मान लो पहाड़ों के आसपास घाटियों में भी रहते थे वे। और प्रशासनिक शिथिलता बोली गई है हमारी, किसने बोली थी? ये थी जॉन मार्शल, इन्होंने। तो इसमें तीनों करेक्ट हो गए। 20वें में दिया है सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं?
मुहरें मुख्यतः वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए निर्मित की गई थी। बिल्कुल सही भाई, पैसा तो हमेशा बिजनेस के लिए होता है ना। मुहरें अधिकांशतः हाथी दांत से निर्मित थी। नहीं, प्रत्येक मुहर चित्रात्मक लिपि में उत्कीर्णित थी। ये बात सही है। असल में अधिकांशतः हाथी की नहीं थी, मिली थी हाथी की, बट कम मात्रा में मिली थी। ज्यादा थी हमारी जैसे तांबे की हो गई, टेराकोटा, जैसे कि पकी हुई मिट्टी होगी ना, पकी हुई मिट्टी उससे बनाई जाती थी मुद्राएं। एक शायद चर्ट कर कर होता थी, एक धातु चर्ट, इससे बनाई जाती थी। तो इन सब चीजों से बनाई जाती थी उस टाइम की मोहरें। हाथी दांत की मिली थी पर बहुत कम मात्रा में मिली थी, अधिकांश में नहीं मिली थी। तो इसका होगा 1 और 3। 21 में दिया है, अब बताना स्थल के बारे में। यह हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य और भवनों का निर्माण अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। उपयुक्त अनुच्छेद निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल का वर्णन करता है? ऊपर पढ़ा था भाई, जहाँ से नदी गुजरेगी तो वहां पे खेत भी मिलेंगे। तो ये है हमारी कालीबंगा, कहाँ है? हमारी राजस्थान में। धोलावीरा गुजरात में हो गई, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान। 22 में दिया है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही वाले बताने हैं। इस सभ्यता में लोग भूत प्रेत मंत्र जादू टोना टोटका पर आदि पर विश्वास करते थे। सही बात है ये। इस सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते थे। सही है भाई, तभी तो जब किसी की मृत्यु हो जाती थी उसके साथ उसकी चीजें दफनाई जाती थी, ताकि ये हो सके कि भाई जो व्यक्ति मरा है वो अगले जन्म में भी उसको वे सब चीजें प्राप्त हो सके। तो इसका होगा दोनों सही। अब देख लेते हैं सूची को सूची 2 से मिलान करना है। बागधूप था हमारा कर संग्रह करता, संग्रहीता हमारा कोषाध्यक्ष हो गया, अक्षावाप हो गए हमारे पासे की खेल में राजा का सहयोगी, और गोवी कर्तन हो गया हमारा जंगल विभाग का प्रधान। यानी कि 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। 24 में देख लेते हैं, प्रजापत्य विवाह के अंतर्गत कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु एक अथवा दो गाय के बदले में अपनी कन्या का विवाह किया जाता था। भाई वो प्रजापत्य विवाह नहीं था, वो था हमारा आर्ष विवाह। तो गलत हो गया। दूसरा दिया है, आर्ष विवाह के अंतर्गत वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करता था। ये आर्ष नहीं है, ये प्रजा वाला होता था हमारा प्रजापत्य विवाह। अब देख लो, प्रजापत्य विवाह तो मतलब एक तरीके से सही, भाई हम तो खुद कन्या मांगने जा रहे हैं और उनसे हमें शादी करनी है। और आर्ष विवाह में पिता विधिवत अपनी कन्या का विवाह करता था, कि भाई एक तरीके से दहेज वहेज भी दे के पूरा प्रॉपर पसंद कर कर पिता द्वारा लड़का, और तब शादी की जाती थी। आर्ष विवाह हो गया और प्रजापत्य विवाह। और आपको पता होना चाहिए 2 प्रकार के विवाह होते थे, एक प्रशंसनीय विवाह और निंदनीय विवाह। और आप मुझे कमेंट में बताएंगे आर्ष और प्रजापत्य विवाह कौन से कैटेगरी में आते हैं। तो इसके दोनों इनकरेक्ट हो गए प्रश्न के हिसाब से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया था। सही भाई, ये मैक्स मुलर नहीं बोला था। दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव था। नहीं, ये कहा था हमारा तिलक जी ने। और भाई दयानंद सरस्वती जी ने हमारा बताया था इनको तिब्बत, तिब्बत से आए हुए बताया था। तो इसका होगा ओनली 1 करेक्ट, सही पूछा था। आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक धार्मिक प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धार्मिक कर्मकांड एवं अनुष्ठानों की अधिक प्रबलता थी। सही बात। वैदिक देव समूह इंद्र ने अपनी श्रेष्ठता खोई। सही बात भाई, इंद्र का सिंधु के समय था, क्योंकि इंद्र जो थे हमारे एक तरीके से बादलों के देवता, और अवतारवाद में विश्वास शुरू हुआ। तो ये गलत हो गया हमारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1 और 2। आगे पढ़ लेते हैं। 27 में कथन और कारण बताने। वैदिक सभ्यता मूलतः एक ग्रामीण सभ्यता थी। सही बात। आर्यों का आरंभिक जीवन पशुचारण में आधारित था और कृषि उनके लिए गौण कार्य था। दोनों सही है इसमें। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन एक कारण आर दोनों सही है। अभी कथन ए आर की सही व्याख्या करते हैं। 28 में देख लेते हैं। वैदिक काल में स्त्री अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। सही बात। इस काल में बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा का प्रचलन था नहीं। इस काल में दहेज जैसे कुप्रथा का प्रचलन नहीं था भाई। तो इसका होगा 1 और 3 करेक्ट। आगे पढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल में अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ, जिनमें सभा समिति का विधत प्रमुख थी। सही बात। ये सभा समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ जनों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता के लिए प्रतिनिधित्व करती थी। सही बात। उत्तर वैदिक काल में सभा समिति नामक संस्थाओं का प्रभाव दृढ़ हुआ नहीं भाई, खत्म होने लगा धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में, मतलब वैदिक काल के बाद, जिसमें सभा नामक संस्था में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित होगा। ये बात सही है, तो एक बात तो गलत हो गई ना इसमें। तो इसका होगा 3 गलत, यानी कि 1 और 2 करेक्ट। अब देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देवताओं का प्रतीक बताना है। इंद्र के, पुरंदर, पूषण पशुओं के देवता,
अग्नि ईश्वर और लोगों के मध्यस्थ स्थापित करना, यज्ञ के द्वारा यज्ञ करते थे ना, उसमें अग्नि प्रज्वलित होती थी, तो वो हमारी और ईश्वर के बीच के एक तरीके से जुड़ाव। लो सोम वनस्पति के पोषक, तो इसका होगा 1 2 3 4। आगे बढ़ते हैं। 31 में दिया है निम्नलिखित में से किस वेद में पुरोहित वर्ग को उद्धृत नाम से जाना जाता है? ये है भाई हमारे सामवेद। और ऋग्वेद में क्या होते थे हमारे? होर्त पुरोहित। यजुर्वेद में होते थे हमारे अथर्वयु, ध्यान रखेंगे। और अर्थवेद में होते थे ब्रह्मा। आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम अयश कृष्ण अयश का प्रयोग हुआ है, सही बात। अंतरजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित उपकरण प्राप्त हुए, ये भी सही, तो दोनों करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित शासन व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्व क्षेत्र में शासन करने वाले शासक को सम्राट की उपाधि धारण करता था, तो भाई ये बात सही हो गई। उत्तर क्षेत्र में शासन करने वाला राजा की उपाधि धारण करता, राजा की उपाधि नहीं कर रहा था, वो करता स्वराट। माफ कीजिएगा, राजा जो उत्तर में था वो था हमारा विराट, और पश्चिम में हमारा था, क्या बोला जाता था पश्चिम में? स्वराट। उत्तर में विराट, पश्चिम में स्वराट, पूर्व में सम्राट, और दक्षिण में भोज कहा जाता था। तो दूसरा गलती हो गया इसमें, यानी कि ओनली 1 करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 34 में लिखा है ऋग्वैदिक आर्यों का पालतू पशु घोड़ा था, तो सही बात हो गई है। दूसरा दिया ऋग्वैदिक आर्य हाथी से परिचित थे, नहीं। वैदिक आर्यों की शिक्षा प्रणाली मौखिक थी, ये बात सही है, तो इसके 1 और 3 करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 35 में दिया है जाबालोपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। जाबालोपनिषद में भाई ये है हमारा छांदोग्य उपनिषद, इसमें मिलते हैं हमारे 3 आश्रम, तो ये गलत हो गया। दूसरा दिया है छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास, भाई ये हमारा छांदोग्य में नहीं, जाबालो में उल्टे लिखे हैं दोनों, तो ये भी गलत, तो न तो 1 और न ही 2। 36 में देख लेते हैं। वैदिक काल में दशराज युद्ध किसके बीच लड़ा गया? ये बड़ा भरा गया भरत और 10 जनों के बीच में। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? ये है हमारी सरस्वती नदी। निम्नलिखित में से उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है, ये है हमारा श्वेताश्वर उपनिषद। 39 में है निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वैदिक कालीन स्त्री युद्ध में भाग नहीं लिया था? ये थी हमारी विश्ववारा, और जो वधियसी, विश्पला और शशियसी, ये तीनों महिलाएं हमारे युद्ध में एक तरीके से संलिप्त थी, बट विश्ववारा आध्यात्म की ओर थी। 40 में दिया है बलि एक प्रकार का कर था जो प्रजा द्वारा स्वेच्छा से राजा को दिया जाता था, सही। पणि एक व्यापारिक समूह के लोग थे जो पशुओं की चोरी के लिए प्रसिद्ध थे, और ये भी बात ठीक है हमारी, तो दोनों सही हो गए। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अश्वमेध यज्ञ के अंतर्गत राजा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन करता था, भाई वो अश्वमेध यज्ञ था, वो था हमारा वाजपेयी यज्ञ। दूसरा दिया है वाजपेयी यज्ञ के अंतर्गत राजा अपनी सीमा में वृद्धि के लिए घोड़े के स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था, तो भाई ये हो गया हमारा अश्वमेध यज्ञ। तो भाई अश्वमेध में ऐसे तो होता था कि भाई राजा यज्ञ के लिए बैठ जाता था और जो अपना पर्सनल घोड़ा है उसको छोड़ देता था, तो जहां जहां पर भी वो घोड़ा जाता था वो पूरा क्षेत्र राजा के अधीन हो जाता था, तो वो होगा हमारा अश्वमेध यज्ञ। तो इसमें होंगे न तो 1 और न ही 2। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह होते थे, उनमें से कौन सा विवाह प्रेम विवाह? गंधर्व विवाह भाई। आर्ष विवाह आपको बताया था मैंने अभी ऊपर कि भाई उसमें पिता अपनी मर्जी से लड़की की शादी करता था और उसको गाय भी देता था कन्यादान के रूप में, मतलब पूरा दहेज दिया जाता था। 43 में अनुलोम विवाह के अंतर्गत उच्च वर्ण की स्त्री निम्न वर्ण के पुरुष से शादी करती थी, मतलब, तो भाई ये बात होगी गलत। प्रतिलोम विवाह में अंतर्गत उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की महिला, तो भाई ये अनुलोम माने सीधा भाई उच्च वर्ण का पुरुष होता था और निम्न वर्ण की महिला होती थी, अनुलोम में दोनों उल्टे लिखे हैं, तो न तो 1 और न ही 2। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित कलाकृतियों में से कौन सी प्राप्त हुई? गले हुए तांबे के ढेर मिले हैं भाई, मोहरे भी मिली है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति ये भी मिली है, अलंकृत हाथी ये भी, साधारण मृगभांड, माणिक्य और मिट्टी के मनके भी मिले हैं, तो इसमें 5 ठीक है। 45 में दिया गया है हड़प्पा सभ्यता के लोग माप तोल के लिए दशमलव पद्धति का यूज करते थे, सही बात। सर्वप्रथम कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु घाटी के लोगों को ही जाता है, सही बात, क्योंकि भाई वे सूती वस्त्र भी पहनते थे, ऊनी वस्त्र भी पहनते थे, तो दोनों सही हो गए। आगे दिया है सूची को सूची 2 से मिलान करना है। अब देखिए सांख्य किसके पास था? ये है हमारा कपिल यानी कि 2, न्याय गौतम के पास था, योग पतंजलि और वैशेषिक गणना 2 1 3 4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट।
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देता है? ये है हमारा भाई छांदोग्य उपनिषद। असल में एक जो बिन ब्याही माँ से उत्पन्न सत्यकाम नाम का लड़का था, ये बाद में जाके महर्षि बना था, और जाबाल इनकी माता का नाम था, और ये पुत्र। तो देखो, पुत्र ने अपना नाम अपनी माता का मतलब सरनेम एक तरीके से लगाया, सत्यनाम जाबाल। और सत्यकाम शिष्य किसके थे? ये थे महर्षि गौतम के शिष्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोग जो कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया और तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है? नहीं, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं की नामोल्लेख है। ये बात सही है हमारी, क्योंकि मध्य एशिया में ही तो है। तिब्बत कहाँ से आ गया भाई? तिब्बत तो अपना इंडिया के इधर की साइड हो गया ना तिब्बत। मध्य एशिया इधर हो गया बहुत दूर, तो हो नहीं सकता। तो दूसरे वाला सही है, देवी देवताओं के नामोल्लेख प्राप्त हुए हैं बोगजो कोई। ये हमारा आपका अफगानिस्तान के आसपास वाला एरिया है। ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐतरेय ब्राह्मण में कुछ विदुषी कन्याओं का उल्लेख मिलता है जिसमें गार्गी, गंधर्व, ग्रहीता, मैत्रेयी, बंदवती आदि प्रमुख है। ऐतरेय ब्राह्मण में बता रहा है भाई, और है कहाँ पर? ये शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण, और शतपथ ब्राह्मण हमारे किससे रिलेटेड है भाई? यजुर्वेद से। तो पहला ऑप्शन गलत क्वेश्चन के हिसाब से। दूसरा दिया है शतपथ ब्राह्मण में पुत्री को कृपण गया गया। भाई शतपथ ब्राह्मण में नहीं बोला गया, ये ऐतरेय ब्राह्मण में बोला गया है कृपण, यानी कि ऋग्वेद से रिलेटेड। दूसरा भी गलत, तो इसको होगा न तो एक और नहीं दो। 50 में दिया है निम्नलिखित में सबसे प्राचीन स्मृति है हमारी मनुस्मृति। भाई एक तरीके से मानवों के धर्म से रिलेटेड बातें हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आदर्श क्या होने चाहिए, ये सब चीजें। 51 में दिया है उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन हो चुका था, परंतु सामान्य लेन देन वस्तु विनिमय प्रवृत्ति द्वारा किया जाता था। सही बात, उत्तर वैदिक आर्यों को समुद्र का ज्ञान था भाई। तो ये हो गया ओनली वन करेक्ट। इसमें असत्य बताना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन असत्य है? मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। भाई मिलती तो है, बट शतपथ ब्राह्मण से नहीं मिलती, उपनिषद से मिलती है मोक्ष की। मृत्यु की चर्चा मिलती है हमारी शतपथ ब्राह्मण ने। आपको बताया था शतपथ ब्राह्मण रिलेटेड किससे है? यजुर्वेद से। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो ये दोनों असत्य हो गए, यानी कि 1 और 2। तीसरा सही है, पुनर्जन्म की अवधारणा ब्रह्मदारण्यक उपनिषद में मिलती है। ये बात सही है हमारी। तो गलत हो गया इसमें 1 और 2। आगे बढ़ते हैं 53। ऋग्वेद में दिवोदास नामक एक प्रमुख द्वारा सांभर की हार का उल्लेख जो भरत वंश के थे। तो भाई ये बात सही है, संभवतः दस्यु देश के मूल निवासियों का प्रतिनिधित्व करते थे। सही बात, दशराज युद्ध हुआ था जो। तो इसमें दोनों सही हो गए। ऋग्वेद काल के सामाजिक विभाजनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वैदिक काल में शूद्रों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो भाई ये ऑप्शन गलत हो गया हमारा, नहीं आ गया ना इसमें। मिलती तो है ऋग्वेद में, आपका 10वां मंडल है जो, उसमें वर्णों में बांटा गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कर कर। तो उसमें है शूद्रों का मामला। ऋग्वैदिक काल में दासों का उपयोग कृषि उद्देश्यों के लिए किया जाता था। भाई कृषि कार्य में नहीं किया जाता था, वे कैटेगरी वाइज बटे हुए थे। मतलब ऐसा होता था कि मान लो एक घर में 5 लोग हैं, तो किसी को भाई खाना बनाना पसंद होता था, किसी को युद्ध करना, किसी को यज्ञ करना। तो वे इस तरीके से कैटेगरी में बटे हुए थे। ये नहीं थे कि भाई ये तुम्हारी जाति अलग है, तुम जाति के हिसाब से नहीं बटे हुए थे, वे कार्य के हिसाब से बटे हुए थे। तो ये गलत हो गया ये भी। व्यवसाय पर आधारित विभाजन ऋग्वैदिक काल के शुरू हो गया। हाँ तो ये सही है, व्यवसाय के आधार पर हुआ, जिसका जो व्यवसाय है उसको उसी कैटेगरी में डाल दिया गया। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 3 सही। 55वां है वेदांगों की संख्या 6 होती है। सही बात है, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त शामिल होते हैं। सही बात। शिक्षा के अंतर्गत वेद मंत्रों के उच्चारण करने की विधि बताई गई है। ये भी सही बात होगी भाई। कल्प के अंतर्गत वेदों के किस मंत्र का प्रयोग किस कर्म में करना चाहिए, इसका प्रावधान किया गया है। कल्प के 4 भेद होते हैं, श्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और शूर्व सूत्र। ये भी बात सही है। तो इसमें तीनों करेक्ट हो गए। आगे बढ़ते हैं। धर्म तथा ऋत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के केंद्र विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही वाले बताने हैं। धर्म मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। दूसरा पढ़ लेते हैं। ऋत व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था।
तो भाई उल्टे लिखे हैं दोनों। ये तो धर्म वाला है और रित वाला है ऊपर वाला। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। तो दोनों इनकरेक्ट, सॉरी डी वाला सही होगा, दोनों इनकरेक्ट हो गए। 57वां है उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी थे। दूसरा पढ़ लेते हैं, पूर्व मीमांसा दर्शन प्रवर्तक बदरायण थे। भाई बदरायण तो हमारे उत्तर के थे ना, उत्तर मीमांसा, और जैमिनी हमारे पूर्व मीमांसा के थे। उल्टे लिखे हैं दोनों फिर से, तो इनकरेक्ट हो गए दोनों, न तो एक और न ही दो। ऋग्वेद में उल्लिखित शब्द रुक्म, नूपुर, गुनुबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भाई ये हमारे थे आभूषण। तो वैदिक काल में धारण किए जाने वाले एक प्रकार के आभूषण थे। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के लोगों के राजनीतिक जीवन में अंतर बताना है। उत्तर वैदिक काल में पहली बार क्षेत्रीय राजाओं का उदय हुआ तथा कबीले पर शासन करने वाले राजा अब उस प्रदेश पर शासन करने लगे। सही बात। दूसरा पॉइंट दिया है, ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और सशक्त हुई। इस काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया। तो भाई दोनों सही हो गए इसमें। आगे बढ़ते हैं। 60वां, पितृ ऋण के अंतर्गत व्यक्ति संतान उत्पन्न कर इस ऋण से मुक्त हो जाता था। सही बात हो गई। ऋषि ऋण के अंतर्गत व्यक्ति अपने पुत्र को शिक्षित कर इस ऋण से मुक्त हो जाता था। देव ऋण के अंतर्गत व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान एवं यज्ञ आदि कर इस ऋण से मुक्त हो जाता था। सही बात भाई, तीनों ऋण से मुक्त होने का है भाई प्रावधान, तीनों सही। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है? तो भाई ये हमारा वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। भाई जो वेदों में विश्वास कर रहे, आस्तिक जो नहीं कर रहे वे नास्तिक। सत्यमेव जयते मुंडोक उपनिषद, और किसके अंदर है मुंडोक उपनिषद? अर्थवेद। ध्यान रखेंगे ये बात। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद के जनक कहा जाता है? कणाद, महर्षि कणाद। 64 में दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही वाले बताने हैं। धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में 4 वर्णों के आदर्श व्यवसाय के बारे में नियम है। तो भाई सही बात होगी। मनुस्मृति के अनुसार कृषि और पशुचारण किसी भी विशेष जाति तक सीमित नहीं थे। भाई सीमित थे। अब मान लो युद्ध करने वालों को क्षत्रिय की कैटेगरी में डाला जाता था, यज्ञ करने वालों को ब्राह्मण, व्यापार करने वालों को वैश्य, और जो मतलब साफ सफाई का काम करते थे उनको शूद्र की कैटेगरी में डाला गया। तो गलत हो गया। तो ओनली वन। हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। सही। पेड़, जानवर, प्रकृति तत्वों की पूजा प्रमाण हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुए हैं। तो ये भी बात सही है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। कथन कारण भी सही है। इसमें दिया है 66 में वैदिक समाज में राजा का चुनाव होता था, और कारण दिया है इसका, वैदिक समाज में लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन करता था। तो भाई पहले वाला तो सही होगा, राजा का चुनाव करते थे, बट लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी ना, पूर्ण रूप से वंशानुगत चली गया था। फिर वंशानुगत सिस्टम, बाप के बाद बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा, ऐसे करके। तो दूसरा इसमें गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथन और कारण बताने हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग कपास की खेती करते थे। सही। हड़प्पा स्थलों पर सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं। सही भाई। मैं जब सूती कपड़े के अवशेष मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कपास का भी कहीं ना कहीं रोल होगा इसमें। तो अभी कथन और कारण दोनों सही व्याख्या कर रहे हैं। फिर देख लेते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। प्रजापति ये है हमारे सृजन के देवता। रुद्र थे हमारे पशुओं के देवता। विष्णु जगत के पालनहार। पूषण शूद्रों के देवता। तो चारों सही हो गए इसमें। 69 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा के शहर नहीं था? ये था हमारा मेहरगढ़, बलूचिस्तान वाला। बलूचिस्तान पाकिस्तान में है भाई ये मेहरगढ़। नपाषाण का एक स्थल। यहाँ से कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। कृषि व पशुपालन। और मैप के थ्रू देख लो इसे एक बार। आपका जैसे मोटा मोटी इंडिया का मैप होगा, यहाँ से सिंधु नदी जा रही है, यहाँ पे हड़प्पा हो गया, यहाँ पे मोहनजोदड़ो हो गया, और यहाँ पे था हमारा मेहरगढ़। इस जगह पर ये है मेहरगढ़। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं। 70 में क्या लिखा है? 70 में लिखा है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच समानता के पहलू को दर्शाया? ये है अमलानंद घोष। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद में एक ऋचा है। ये कौन कौन से नदियां हैं जिन्होंने विश्वामित्र जी के साथ संवाद किया? ये है हमारी ब्यास और सतलुज। 73 में दिया है, वेदांत दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शंकर अद्वैत वेदांत के संस्थापक थे। सही बात। माधव द्वैता दर्शन के विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया माधव जी ने, माधवाचार्य। तो इसमें दोनों करेक्ट हो गए। निम्नलिखित में से कौन विद्वान योग दर्शन, पतंजलि भाई सबको पता है। प्रसिद्ध वाक्यांश तत्वमसि निम्नलिखित उपनिषदों में से किसमें पाया जाता है?
तो भाई हमारे छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद आता किसमें है? हमारे सामवेद में। और ये कैसा ग्रंथ है? संस्कृत का ग्रंथ है। इसमें हम देख रहे हैं तत्वमसि का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है तुम वही हो। कहना क्या चाहते हैं इसमें? भाई इसमें ये बोलना चाह रहे कि जितना भी ब्रह्मांड है हमारा, वो कहीं ना कहीं हमारा आत्मा के अंदर निहित है। तो देखते हैं, आज का टेस्ट होता है यहाँ पर खत्म। अगर आपको टेस्ट थोड़ी भी हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आपका एक लाइक ना मोटिवेशन देता है हमें वीडियो बनाने का। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।